नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विश्व मोहन। और अगले 1 घंटे हम दोनों आपके लिए लेकर आएंगे आपके सवालों का समाधान अपने दिग्गज एक्सपर्ट के जरिए। कई सारे विशेष सेगमेंट भी आपका इंतजार कर रहे हैं और अहम खबरों और मार्केट के ट्रेंड्स पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। तो भारतीय बाजारों में भारी गिरावट, बिगड़ा भारतीय बाजारों का मूड। निफ्टी करीब 250 अंक फिसलकर 24,900 के नीचे। निफ्टी बैंक भी 400 अंक लुढ़क कर 55,850 के पास। आईटी, ऑटो और एफएमसीजी कंपनियों से सबसे ज्यादा दबाव। शिपबिल्डिंग और डिफेंस शेयरों में मजबूती। एससीआई, गार्डन रीच, कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक में 2 से 4% तक की तेजी। 585 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर से बीएलबी भागा। भारत डायनेमिक्स भी मजबूत। एक्सेंचर के कमजोर तिमाही नतीजों से आईटी शेयरों पर दबाव। इन्फोसिस और एचसीएल टेक में 1.5 से 2.5% तक की तेजी। टीसीएस और विप्रो में भी कमजोरी। मिडिल ईस्ट में तनाव से कच्चे तेल में उबाल। ब्रेंट क्रूड का भाव $79 के करीब पहुंचा। एनर्जी शेयरों पर भी दिख रहा है दबाव। रिलायंस में करीब 1.5% की कमजोरी। एमजीएल, इंडियन ऑयल और बीपीसीएल पर भी दिख रहा है दबाव। एमडीएफसी शेयरों में गिरावट। श्रीराम फाइनेंस 2.5% फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर। तो जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पर भी 1 से 1.5% तक का दबाव। खपत वाले शेयरों में भी दिख रही है कमजोरी। ब्रिटानिया और आईटीसी में 1 से 2% तक की गिरावट। गोदरेज, कंज्यूमर और एचयूएल पर भी दिख रहा है दबाव। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज शेयरों में गिरावट। मदरसन, हीरो मोटो, एमएनएम और बॉश 1.5 से 2% फिसले। तो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स पर भी दबाव। स्टेनलेस स्टील फोर्जिंग कंपनी हिल्टन मेटल फोर्जिंग को वंदे भारत के लिए रीट्स से मिला अप्रूवल। खबर से शेयर में लगा 5% का ऊपरी सर्किट। मार्केट एक्सपर्ट सरन लीलानी की लंबी अवधि के लिए निवेश की राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं यो स्टॉक्स और जाहिर तमाम हेडलाइन की शक्ल में इस वक्त की जो बड़ी खबरें थी वो तो आपने जान ली। लेकिन चूंकि ये आपका शो है तो सबसे पहले तौर तरीके जान लीजिए कि किसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो तरीका बेहद आसान है। कई सारा जरिया हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले एक नंबर आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होता हुआ आपको नजर आएगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, एक्स यानी ट्विटर और फेसबुक, यहां पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और यूट्यूब पर भी ये शो लाइव देखते वक्त आप कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछ सकते हैं। इन सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। याद रखिए, जब भी आप सवाल पूछिए तो स्पष्ट भाषा में सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, किस भाव पे आपने स्टॉक लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, ये जरूर बताइए। इसके जरिए हमारे एक्सपर्ट को बेहतर तरीके से आपको सलाह देने में आसानी होती है। इन सब के बीच में आपको बता दें मार्केट का मूड, माहौल इस वक्त कैसा है। और जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा उम्मीद जताई जा रही थी वही नजर आया। मिडिल ईस्ट की टेंशन से बाजारों का जो मूड है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, इस वक्त 200 अंकों से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में। 24,900 के पास इस वक्त निफ्टी कारोबार करता हुआ। सेंसेक्स में 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहां पर हमें नजर आ रही है। 81,700 के पास सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहां पर 325 अंक की गिरावट नजर आ रही है। 55,900 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी नजर आता हुआ। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहां पर भी प्रेशर साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप पर दबाव हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे भारत
इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इस वक्त आप देखिए लगभग 2% से ज़्यादा की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है और BEL निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। इसके अलावा नेस्ले एक आधा % तक की यहाँ पर मजबूती हमें देखने को मिल रही है। ट्रेंट में आधा % से कम की मजबूती है और अडानी पोर्ट्स में हमें हल्की मजबूती देखने को मिल रही है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज में भी हल्की मजबूती आप देख पा रहे हैं। दबाव कहाँ है आप देखिए, इन्फोसिस, जाहिर सी बात है एक्सेंचर के जो कमज़ोर तिमाही नतीजे आए हैं पूरे IT पॉकेट पर उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। ऊपर से लगातार देखिए इन्फोसिस, HCL, 2 दिग्गज कंपनियां इस वक्त निफ्टी के टॉप लूजर। इसके अलावा TCS, विप्रो में भी लगभग 1.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। JSW स्टील, HUL, श्रीराम फाइनेंस तक भी स्टॉक्स में हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं 2 बेहद खास मेहमान। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ इस वक्त CA तपन दोषी साहब जुड़ चुके हैं। तपन जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह का घटनाक्रम बदला है, जिस तरह से हम पूरे मध्य पूर्व में यानी मिडिल ईस्ट में, पूरे गल्फ में एक तनाव देख रहे हैं, टकराव देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, रिटेलिएशन बढ़ता जा रहा है, जाहिर सी बात है उसका दबाव भारतीय बाजार महसूस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि चौतरफा दबाव है। ऐसे में क्या सलाह देंगे जो लोग भी आज मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं, उन्हें किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए और रणनीति आज के बाजार में क्या होनी चाहिए? सुप्रभात प्रशांत जी। फ्राइडे को तो हमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिले थे और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी थी 25,000 के ऊपर ही दी थी, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर उस वक्त तो बुलिश ही नजर आ रहा था। बट हमने कई बार देखा है जब भी मार्केट 25,100 से लेकर 25,200 के जोन के आसपास आता है तो वहीं से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। और हालांकि ये जो घटनाक्रम बने हुए हैं ये आने वाले टाइम में भी बने रहेंगे, बट जो मेजर स्ट्रक्चर है मार्केट का अभी भी बुलिश साइड ही लग रहा है। ओवरऑल हमारे जो जो प्राइस स्ट्रक्चर है उनपे ऐसा कोई डेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जो हमारे पिछले सपोर्ट थे उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में भी लग रहा है कि जो ओवरऑल का जो बुलिश साइड का जो एक्सपेक्टेशन है वो बना रहेगा। बट जो फ्रेश बाइंग मोमेंटम है वो हमें लगता है कि 25,300 के ऊपर ही आएगा। उसके बारे में हमने कई बार जिक्र भी किया है क्योंकि वहां पर 78.6 फिबोनाची रिट्रेसमेंट पिछली डाउनवर्ड रैली के दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अब अपकमिंग रेजिस्टेंस है वो 25,100 से लेकर 25,300 के जोन के आसपास है। बट जब तक हमारा मार्केट 24,700 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जो बुलिश पोजीशन है उनको होल्ड करके रख सकते हैं और मुझे लगता है कि मार्केट 24,700 का सपोर्ट लेकर अपनी बढ़त आगे की ओर बनाएगा और जैसे 25,300 के लेवल टूटेंगे वैसे ही जो नेक्स्ट लेवल है 25,500 से लेकर 25,800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में भी हमें अपसाइड के मूव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हमें एक फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बट अगर अभी भी सपोर्ट की बात करें तो वो अभी भी लेकर 55,450 के आसपास निकल कर आ रहे हैं और 55,450 के अगर इस तरह टूटते हैं तो 55,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी के पास, जहां पर 50 DMA के लेवल्स नजर आ रहे हैं। अपर साइड पर 56,100 के रेजिस्टेंस है। अगर 56,100 के ऊपर निकलता है देन 57,000 तक के भी लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 1000 के लेवल भी दिख सकते हैं। हालांकि उसके लिए जो सपोर्ट लेवल दिखाया गया उसका ध्यान जरूर रखिएगा और यहाँ पर 24,700 के आसपास निफ्टी को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। चलिए अपने दर्शकों को शामिल करते हैं इस शो में। हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, शिवराज नाम है उनका। शिवराज जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर गुड मॉर्निंग। मेरे पास 2 शेयर लिए हैं मैंने। एक्चुअली आपके रिकमेंडेशन से देख के मैंने ET स्वदेश से लिए थे, बट सडनली ये जो वॉर स्टार्ट हो गया तो उस पर सजेशन चाहिए सर। एक तो मेरे पास है NMDC जिसको मैंने 73.6 पे खरीदा है, 2000 क्वांटिटी। ओके। और दूसरा है सर जिंदल 100 जिसको मैंने खरीदा है 244 पे, 1387 क्वांटिटी। दोनों शॉर्ट टर्म के लिए सर। ओके, शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और जिंदल 100 और दूसरा NMDC पर तपन आपकी राय क्या है? 2000 शेयर है इनके पास, 73.60 पैसे में जून की खरीदारी है। 10 जून के बाद से यहाँ पर लगातार कमजोरी दिख रही है NMDC में, क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है यहाँ पर?
मैं शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल मुझे आई एम नॉट इतना कन्विंस नहीं हूँ एनएमडीसी से, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से ये सब चल रहा है ना, वॉर सिचुएशन ऑल दैट, तो उसके वजह से ओवरऑल ग्लोबली भी डिमांड थोड़ी सुस्त हुई है। हाँ, थोड़ा फ्लक्चुएशन आता रहता है ऊपर नीचे, लेकिन एनएमडीसी की भी प्रॉब्लम एक दूसरी भी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उसके भी काफी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कंपनी में। तो वहां मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका रियलाइजेशन थोड़ा कम रहेगा आने के समय में। और एनएमडीसी एक तरह से ना लोग ज्यादा लेते हैं डिविडेंड और उस तरह से, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेट की बात करो तो मुझे नहीं लगता एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में इतना देंगे। हाँ, एक साइक्लिकल अपमूव आता है, जैसे जैसे साइकिल चेंज होती है तो इसमें भी आएगा, लेकिन आपका एंट्री एग्जिट बहुत सही होना चाहिए अगर आपको इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको एंट्री एग्जिट सही होना चाहिए, तभी आप इसमें ज्यादा कर पाओगे। ओके, तो एंट्री लेवल काफी अहम है, तभी आपको बेहतर रिवॉर्ड मिलेंगे। एनएमडीसी और जिंदल स्टॉ पे आपकी राय क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, लक्ष्मीकांत जी? देखिए, एनएमडीसी में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था अराउंड द लेवल्स ऑफ 70 के आसपास, 70 के ऊपर फिर ये 75 तक निकला था। फिर उसके बाद बैक टू बैक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और अभी यहाँ पर करंट लेवल पे 100 टीएमए का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है अराउंड द जोन ऑफ 66। अगर ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे 66 लेवल को डिफेंड करता है, तभी एक पुल बैक मूव देखने को मिलेगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 70 टू 71। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर अभी भी मेरे को थोड़ा सा बेरिश साइड का लग रहा है। अगर 66 के लेवल टूटते हैं तो देन फर्दर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। उस दौरान ये 62 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 66 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। अगर 66 के नीचे ये स्टॉक फिसलता है तो एग्जिट रखने की सलाह रहेगी यहाँ पर। और वहीं पर अगर हम जनरल 100 के चार्ट देख रहे हैं तो ये थोड़ा सा साइडवेज बैंड में ट्रेड कर रहा है। अपर साइड के रेजिस्टेंस 260 के आसपास आ रहे हैं, और जो लोअर साइड का जो सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है 225 के आसपास। तो या तो अगर 225 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है शॉर्ट टर्म बेसिस पर तो यहाँ पर एग्जिट रखने की सलाह, और अपर्स की साइड पर अगर 260 के ऊपर ब्रेकआउट आता है देन फिर हमें 280 के लेवल्स जिंदल स्टॉ में देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए इन्हें भी 225 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं जिंदल स्टॉ को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखना है, हिसाब से इन स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए, अपनी रणनीति आगे बढ़ाइए। एस गुप्ता साहब को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। नमस्ते सर, पूछिए क्या सवाल है आपका। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, पूछिए। हाँ सर, मेरे पास क्या 2 शेयर है। एक तो एक्साइड इंडस्ट्री है, मैंने 383 पे ले रखे हैं जी, उसका मुझे स्टॉप लॉस चाहिए। और दूसरा मैंने अभी पिछले 15 दिन में कुछ सीप टाइप करके अपना जी एंटरटेनमेंट खरीदा है 124 रुपए के ब्रेकआउट के बाद, तो 126 रुपए उसका एवरेज आ रहा है। 2000 शेयर है जी एंटरटेनमेंट, दोनों की स्टॉप लॉस मुझे बताएं। श्री लक्ष्मीकांत जी बता पाए स्टॉप लॉस टेक्निकली। ठीक है, मैं ब्रेकआउट पे खरीदता हूँ। ठीक है, जी एंटरटेनमेंट पे आपने किस लेवल पे खरीदारी की है? 126 के हैं 2000। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी सीधा सवाल आपसे ही पूछ रहे हैं। स्टॉप लॉस के साथ जी एंटरटेनमेंट 136 की इनकी बाइंग है, और जो दूसरा शेयर है उनके पास एक्साइड इंडस्ट्रीज का है, और ये इन्होंने 383 के स्तर पे बाइंग की हुई है। बताइए क्या रणनीति होगी? जी एंटरटेनमेंट में तो आज अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए जो निफ्टी मीडिया का जो इंडेक्स है वो आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। आज यहाँ पर बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है जी एंटरटेनमेंट में। तो अगर मैं इसके डेली और वीकली के चार्ट देख पा रहा हूँ तो इसमें अच्छे खासे अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस की बात की जाए, मुझे लगता है कि 131 का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। जब तक इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तब तक हमें अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये स्टॉक 155 तक निकल सकता है। तो जो अपर साइड के रेजिस्टेंस है वो 155 के आसपास आ रहे हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह रहेगी। और जो स्टॉप लॉस है वो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 131 का। एक्साइड इंडस्ट्री के जो चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं वो हल्के से थोड़े से साइडवेज मूव में दिखाई दे रहे हैं कि एक पीक बनाने के बाद 410 के बाद हमें यहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट पिछले 3 दिनों से अपने 100 डीएमए लेवल के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है 370 का। तो मुझे लगता है कि जब तक 370 जहाँ पर 100 डीएमए लेवल भी है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें पुल बैक मूव आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। अगर आने वाले समय में 390 के ऊपर सस्टेन करता है तो पिछले स्विंग हाई 410 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, वहां तक
कि ये स्टॉक बढ़त बना सकता है। विस्तृत नजरिया एक्साइड इंडस्ट्रीज और इसके साथ ही झील पर आपको मिलता हुआ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं और इसके बाद आपके सामने खास चर्चा लेकर आएंगे एसएमई आईपीओ से सावधान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी खास मुहिम एसएमई आईपीओ से सावधान की तरफ। तो एसएमई आईपीओ में हम आपको लगातार आगाह करते आ रहे हैं। लगातार हमारा मकसद है कि उन एसएमई आईपीओ से आपको सावधान करें जिसमें आपके पैसे फंसने का खतरा है। जी हां, आपके पैसे डूब ना जाएं और लगातार हमारी मुहिम जारी है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी पुलकित बंदी जुड़ चुके हैं और आज फिर कई एसएमई आईपीओ पर हम स्पेशल रिसर्च करेंगे। लेकिन पुलकित, सबसे पहले जिस आईपीओ पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा कंसर्न्स रहे हैं, हमें बताइए एजेसी ज्वेल, क्या कुछ रिसर्च में बात सामने आ रही है और आप बताइए कि अब यहां से उसकी राह कैसे नजर आ रही है। जी, जैसा कि आपने बताया कि एजेसी का आईपीओ खुल रहा है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं कैसा क्या इशू साइज वगैरह है, उसके बाद उसकी कंसर्न्स की बात कर लेंगे। तो एजेसी के जो सबसे पहले मर्चेंट बैंकर हैं वो स्मार्ट हॉरिजन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड है। उसके बाद ये जो इशू है वो आज ओपन हो रहा है, जो कि 23 जून 2025 और ये चलेगा 26 जून 2025 शाम को 5 बजे तक। जो भी निवेशक है वो लगा सकते हैं इसके ऊपर पैसा। फ्रेश इशू है ये पूरा का पूरा, जिसमें करीब 16,20,000 इक्विटी शेयर्स फ्रेश इशू किए जा रहे हैं और हर एक की फेस वैल्यू करीब 10 रुपए है। ये पूरा का पूरा जो साइज है वो करीब 15.4 करोड़ रुपए का है, जिसमें से पब्लिक के लिए करीब 14.6 करोड़ रुपए हैं। अब इसके बारे में बात कर लें कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी बेसिकली होलसेल मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन में इन्वॉल्व है गोल्ड ज्वेलरी की। अब गोल्ड ज्वेलरी में भी ये लोग प्लेन हो गया, स्टडेड हो गया और जो नेम्ड पीसेस होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में मेजरली इन्वॉल्व है और एक लीज प्लांट है इनका, उसी पे ये लोग मेजरली काम करते हैं। जो मेजर कंसर्न्स हैं वो भी बता देता हूं। तो मेजर कंसर्न्स में इनका जो करीब 55% रेवेन्यू है वो सिर्फ टॉप 5 कस्टमर्स से आता है, उसके अलावा नहीं। तो मतलब 5 कस्टमर मिलके पूरा का पूरा 55% रेवेन्यू लगभग ये दे रहे हैं। दूसरा, कंपनी बहुत फ्रेगमेंटेड और अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में काम करती है। अब ये जो गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ये काफी हद तक अनऑर्गेनाइज फॉर्म में पूरे भारत देश में किया जाता है। तो ऐसा कोई बहुत बढ़िया और अलग यूएसपी नहीं है इस कंपनी का। तीसरी बात कर लें तो इनके जो बुलियन डीलर्स हैं 24 कैरेट गोल्ड के लिए बहुत हैंडफुल है। इन्होंने खुद ने अपने आरएचपी में डिफाइन किया है कि वी हैव अ वेरी हैंडफुल ऑफ बुलियन डीलर्स जो कि 24 कैरेट गोल्ड के हैं। अब इनका कोई उनसे लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो अगर लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो कोई भी अगर जियोपॉलिटिकल इशू आता है तो इनके मार्जिन वाइप आउट होने का सबसे बड़ा खतरा है। उसके बाद इनका जो खुद का लोगो है ऐसा कोई बहुत रजिस्टर्ड भी नहीं है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई बहुत ज्यादा स्पेशल है नहीं। एक लास्ट जो सबसे बड़ी कंसर्न है जो इनके आरएचपी में है कि इनका बहुत कैपिटल इंटेंसिव वर्किंग रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, इन्वेंट्री हो, रॉ मटेरियल हो या न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो, इसके लिए इनको काफी ज्यादा पैसा लगता है। तो ये मेजरली कंसर्न्स हैं जो हमको आरएचपी में मिली हैं। बिल्कुल, और तो ये तमाम चिंताएं हैं जो पुलकित ने बताई आपको कि किस तरह से जो है एजेसी ज्वेलर्स को लेकर चिंताएं हैं और उनका जो पूरा कारोबार है उसमें क्यों नहीं दम नजर आ रहा है। चलिए इस पर एक राय भी ले लेते हैं। सीए तपन दोषी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तपन जी, हमें जरा बताइए एजेसी ज्वेल्स आपको कैसा लग रहा है, क्या राय होगी आपकी? जी, पुलकित जी ने सही बोला कि अगर आप देखो तो इनका रेवेन्यू मॉडल है ना काफी कॉन्सेंट्रेटेड है और सबसे बड़ी बात जो है इनका जो बिजनेस मॉडल है वो है होलसेल बिजनेस का। अब उसमें मार्जिन बहुत थीन रहता है। अभी इनका मार्जिन है 1.3%। अब आप सोचो 1.3% यानी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे ये गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे भी हो गए तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वाइप ऑफ कभी भी हो सकते हैं। जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स या एक तरह से जो लिस्टेड है, आप पीएनजी ले लो या कल्याण, तो वो
लगभग 3% से ज्यादा है। तो एक बड़ा कंसर्न आता है कि मार्जिन में प्रॉब्लम है, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव है, थोड़ा वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, और इनका कैश फ्लो भी काफी टाइम नेगेटिव चला जाता है। तो वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। प्लस क्या है कि ये जो बिजनेस है ना, इसमें बहुत कंपटीशन होता है। आप देखो गली गली में कितने ज्वेलर्स होते हैं, तो ऐसा कुछ मोट नहीं है। मोट यानी वो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ नहीं है बिजनेस में कि वो किसी और से कह सकते हैं कि ये अलग बिजनेस है। तो इसके वजह से ये बहुत फ्रेजाइल हो जाता है। अगर कंपटीशन बढ़ती है तो इनमें इनके सेल्स में डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। अगर आप देखो तो सेल्स अच्छी तरह से बढ़ा था 2 साल में 94% से, पैट भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डबल हो गया है, लेकिन वही है 1.3% पे परसेंट पे। तो वही प्रॉब्लम है कि ऐसे बिजनेस में फिर आप लोग पी ज्यादा नहीं दे सकते, और प्रीमियम अगर देना है तो मोट होना चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर एक जैसे कंपनी लिस्ट होगी ना, ये 16 के पी पे चला जाएगा, 16 से ज्यादा। अगर 16 से ज्यादा के पी पे जाता है ना, तो वो कभी दे सके जब प्रीमियम हो। अगर 1.3% मार्जिन में आपका पी भी कम आता है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम यही होगी कि जैसे गोल्ड प्राइसेस के ऊपर नीचे भाव होंगे, इनमें डायरेक्ट होगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको बस वही केयरफुल रहना है कि आप कौन से लेवल पे एंटर हुए, कौन से लेवल पे निकल रहे हो। तो बहुत सारे चीजें यहां आ जाती है। तो इसके वजह से मेरे हिसाब से एजेसी ज्वेलर्स आप अवॉइड कर सकते हो। अलावा भी दर्शकों को हम बता देते हैं कि और कौन कौन से एसएमई आईपीओ इस हफ्ते खुल रहे हैं। तो मैं नाम पढ़ देता हूं। पहला है नीतू योशी लिमिटेड, दूसरा है प्रो एफएक्स टेक लिमिटेड, एस अल्फा टेक लिमिटेड, वेलेंसिया इंडिया लिमिटेड, मूविंग मीडिया एंटरटेनमेंट, सुपर टेक ईवी लिमिटेड, सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस, रामा टेलीकॉम लिमिटेड, श्री हरे कृष्णा लिमिटेड, आइकॉन फैसिलिटेटर लिमिटेड, एब्राम फूड लिमिटेड, और जैसे कि हमने भी बात की एजेसी ज्वेल मैन्युफैक्चरर। तो ये कुछ आईपीओज हैं जो एसएमई आईपीओ जो इस हफ्ते खुल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन भर भर के क्वांटिटी है, तो जरा तपन जी एक फ्रिक तुरंत से क्विक राय दीजिए कि ये सिर्फ केवल क्वांटिटी में है कि क्वालिटी भी नजर आ रही है इन दर्जनों तमाम आईपीओज में? जी आपने सही बोला, ओवरऑल बहुत क्वांटिटी है, इतने सारे। मैंने खुद 5-6 तो मैंने ऑलरेडी कुछ देख के रखे, इतना कुछ एक्साइटिंग दिख नहीं रहा है। और दूसरी जो बड़ी बात हुई ना, जो एचडीबी फाइनेंशियल, ऑफ कोर्स वो आईपीओ आ रहा है, लेकिन अनलिस्टेड में जिस तरह से हुआ तो, और जिस तरह से रियली में आईपीओ का प्राइस बैंड है वो बहुत नीचे आया, वो इसके वजह से भी थोड़ा देखो ओवरऑल प्राइमरी मार्केट सेंटिमेंट बिगड़ जाता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इवन मुझे तो लग रहा है कि अब जिस तरह से एनएससी का आईपीओ और वहां भी कुछ ना हो जाए, क्योंकि एचडीबी का काफी आईपीओ बैंड कम आया, तो वहां भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसे माहौल में जब ओवरऑल क्राइसिस, ये वॉर सिचुएशन चल रहा है, और जो भी मैंने अभी तक के देखे 5-6, उसमें उतना वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। हालांकि आगे आगे पता चलेगा, लेकिन अभी तो मुझे खास कुछ दिख नहीं रहा है इन सब एसएमई आईपीओज में ज्यादा। क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है, दम नहीं है इन तमाम दर्जन भर जो आईपीओज हैं। चलिए, तमाम राय तो हमने दे दी, लेकिन आईपीओ की दुनिया अभी थमी नहीं है। आप देखिए, मायाशील वेंचर्स, सेफ एंटरप्राइजेज, आकार मेडिकल, ये करंट एसएमई आईपीओ हैं। लगातार हम इनके बारे में बात भी कर रहे थे। शरण लीलानी, मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शरण, जो करंट एसएमई आईपीओ है, क्या राय बन रही है आपकी? तो पहले मायाशील की बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल ईपीसी प्लेयर है, फाइनेंशियल्स वीक है, और जितने लार्ज कैप ईपीसी प्लेयर्स है ऑलरेडी 8 to 12 टाइम्स पी पे ट्रेड करते हैं मार्केट, जिन्हें करीबन 5 से 10 हजार करोड़ का ऑर्डर बुक है। ये उस हिसाब से बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही रीजनल कंपनी है, और पी भी काफी 9 to 10 आ रहा है, तो आपको कुछ अपसाइड मिलेगा नहीं ये आईपीओ में, तो इसके लिए क्लियरली अवॉइड करें। और सेकंड बात करें आकार मेडिकल की, एस्थेटिक मेडिकल कंपनी है। एस्थेटिक मतलब बोटॉक्स और स्किन केयर और ये सब डायरेक्ट डॉक्टर्स को सप्लाई करते हैं, मगर इनकी कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही वीक है। करीबन 1 साल की तो कंपनी के पास खाली इन्वेंट्री अटकी हुई है, करीबन 14-15 करोड़। पूरी 100% इन्वेंट्री ऑलमोस्ट 280 डेज प्लस की है। कैश फ्लो सालों साल से नेगेटिव है। और बात करें रिसीवेबल और पेएबल के, करीबन 130 से 140 दिन का रिसीवेबल और पेएबल खाली 30 दिन है। तो वर्किंग कैपिटल इशू काफी हाई है कंपनी में, करीबन 64% ऑफ द रेवेन्यू टोटल तो वर्किंग कैपिटल में चला जाता है। डेट भी देखे कंपनी का काफी बढ़ गया है, 5 करोड़ से 22 करोड़ रुपया हो गया है। और मोरलेस पूरा आईपीओ के फंड्स ओनली फॉर वर्किंग कैपिटल इशू से जा रहे हैं। ओवरऑल एस्थेटिक सेक्टर बहुत ही अच्छा है आगे वाले 4-5 सालों में, पर कंपनी के इस समय वर्किंग्स बहुत ही वीक है, वर्किंग कैपिटल इश्यूज हाई है, नेगेटिव कैश फ्लोज है। इसके लिए मैं कहूंगा ये
आकार मेडिकल से भी दूर रहिए, अवॉइड कीजिए। हम जो आईपीओस की बात हो रही है उस पर शरण ने पूरी तरह से अवॉइड की सलाह यहाँ पर दी है। शुक्रिया करेंगे शरण आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अहम राय देने के लिए और आम निवेशकों को बेहतर तरीके से आगाह करने के लिए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यो स्टॉक। कई सारे सवाल यूट्यूब पर भी हमारे पास आए हुए हैं और उन्हीं में से एक सवाल आगे हम लेंगे, लेकिन इस वक्त कैनरा बैंक का हेडलाइंस पर एक नजर डालते हैं। बाजार में निचले स्तरों से रिकवरी, निफ्टी नीचे से सॉन्ग संभला 24,900 के पास। शिप बिल्डिंग और डिफेंस शेयरों में मजबूती, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गार्डन रीच, कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक में 2 से 3% तक की तेजी। 585 करोड़ रुपए ऑर्डर से बीएल 2% से ज्यादा भागा। भारत डायनामिक्स भी मजबूत। एक्सेंचर के कमजोर नतीजों से आईटी शेयरों पर दबाव। इन्फोसिस और एचसीएल टेक में 2 से 2.5% तक की तेजी। टीसीएस और विप्रो में भी कमजोरी। मिडिल ईस्ट में तनाव से क्रूड में उबाल, ब्रेंट क्रूड $79 के करीब। एनर्जी शेयरों पर भी प्रेशर, रिलायंस में करीब 1.5% की कमजोरी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एमजीएल, इंडियन ऑयल और बीपीसीएल भी दबाव में। एनबीएफसीज शेयरों में गिरावट, श्रीराम फाइनेंस 2.5% फिसलकर निफ्टी का टॉप लूजर, तो जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पर भी 1 से 1.5% तक का दबाव। खपत वाले शेयरों पर भी दबाव, ब्रिटानिया और आईटीसी में 1 से 2% तक की कमजोरी। गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल पर भी प्रेशर। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज शेयरों में गिरावट, मदसन, हीरो मोटो, एमएनएम, बॉश में 1.5 से 2% तक का दबाव, तो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स भी फिसले। स्टेनलेस स्टील फोर्जिंग कंपनी हिल्टन मेटल फॉर्जिंग्स को वंदे भारत के लिए राइट से मिला अप्रूवल। खबर से शेयर में लगा 5% का अपर सॉकेट। मार्केट एक्सपर्ट शरण लीलानी की लंबी अवधि के लिए निवेश की राय। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें और मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एक और बेहद खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश भोसले साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उसके साथ ही तपन दोषी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तपन जी, एक यूट्यूब का सवाल जरा मैं लेना चाहूंगा। सबसे पहले लखनऊ से चिन्मय का सवाल आया है और इन्होंने 1000 शेयर लिए हुए हैं हिल्टन मेटल के। 75.5 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है। पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें क्या किया जाए। और हिल्टन मेटल में हमने देखा है कि किस तरह से जो राइट से खासतौर पे उन्हें अप्रूवल मिला है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। 5% का अपर सर्किट भी लगा और इस पर लगातार एक्सपर्ट्स का बुलिश नजरिया भी नजर आ रहा है। हमें बताइए, इनकी खरीदारी के भाव से 75.5 75 रुपए 50 पैसे के आसपास इन्होंने खरीदारी की है। बताइए कितना दम नजर आ रहा है? वेल सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि ये जो अप्रूवल मिला है ना वो बड़ा अप्रूवल है और एक ये फर्स्ट एमएसएमई है जो जिनको ये अप्रूवल मिला है रेलवे व्हील्स का। तो अगर आप बात करें तो वो लोग टारगेट कर रहे थे 3000 व्हील सेट जो 15% का कैपेसिटी है, लेकिन 27 तक वो कुछ 12,000 व्हील सेट की बात कर रहे हैं। तो वो बहुत ही बड़ा कहते हैं अपटिक है यहाँ से। अभी उनका कुछ 52 करोड़ का कुछ कैपेसिटी है, वो आई थिंक आगे जाके 100 करोड़ का हो जाएगा, कैपेसिटी नहीं ऑर्डर बुक, तो वो भी एक बड़ा है। एंड ओवरऑल अगर आप देखो ना तो ये 40,000 वैगन्स को आपको एलएचवी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, गवर्नमेंट ने बोला है। ऑलरेडी 2.6 लाख करोड़ का ऑलरेडी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है ये सेक्टर में, और एक ये लौती एमएसएमई जिनको ये लाइसेंस मिला है। तो कहते हैं सोने पे सुहागा है, बेस्ट टाइम है इनके लिए भी। और यहाँ से वो कैपेसिटी एक्सपांशन कर रहे हैं।
200 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट जल्दी वो पार करने वाले हैं, ऐसा बोल रहे वो। फंड रेजिंग चालू है और एट द एंड ऑफ द डे जैसे ये कहते हैं ना कि यहाँ बहुत ही कम प्लेयर है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा रहेगा, इंप्रूव मार्जिन होगा और इन हाउस क्वालिटी इनकी अच्छी है, तभी राइट्स उनको देंगे ना कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल। तो ये सब देख के तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 साल इनको कोई ऑर्डर बुक की कमी नहीं है, बस कैपेसिटी बढ़ाएंगे एंड ऑर्डर बुक को सफाइज करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये शेयर है तो बने रहना चाहिए। यहाँ से मुझे तो बहुत बड़ा अपसाइड लग रहा है, क्या एक तरह का मल्टी बैगर भी बन सकता है, क्योंकि ये बड़ा उनको कह सकते हैं अप्रूवल मिला है की सलाह आपको मिलती हुई आने वाले वक्त का मल्टी बैगर बनने की क्षमता हिल्टन मेटल फॉर्जिंग में, तपन जी की राय में। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपने साथ अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अयूब कुरैशी साहब हमारे साथ झांसी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अयूब साहब नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास महानगर गैस लिमिटेड है 1400 के प्राइस पर और 100 क्वांटिटी है, मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है, तो सर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? ठीक है, एक बार बाइंग प्राइस एक बार कंफर्म 1400 के बाइंग पे आपने खरीदा है? जी हाँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कितना, मतलब कितना समय देना चाहते हैं? 2 महीना। दो महीना दे सकते हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस पर प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और उसका सबसे बड़ा जो बड़ी वजह है वो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में तनाव से ब्रेंट क्रूड भी है जाए $79 के करीब पहुंच गया है और इन सब पे MGL, इंडियन ऑयल, BPCL, इन सब पे दबाव हम साफ तौर पर देख रहे हैं। राजेश जी, MGL क्या राय बन रही है? इनकी बाइंग प्राइस 1400 की है और इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है, हालांकि प्रेशर है, जाहिर सी बात है, लेकिन 2 महीने और समय देना चाहते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लें राजेश जी। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए MGL हाल फिलहाल की बाइंग है 1400 के आसपास की, फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड एक छोटा अवधि है 2 महीने का। तो फिलहाल व्यू ये है कि 1300 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है वो 1300 का है, अगर वो ब्रेक करता है तो एक फर्दर सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 1430 1440 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्टॉक के लिए। 200 DMA और नवंबर से अगर आप देखें तो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बना है। तो 1430 1440 जब क्रॉस करेगा उसके बाद इस स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, फिर वहां से स्टॉक 1500 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। बट अभी फिलहाल रेंज बाउंड है, 1300 एक इम्पोर्टेंट स्तर है, अगर वो ब्रेक करता है तो फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 1300 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, 1300 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की आपको सलाह, आगे बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। ये जो मौजूदा तनाव है उसका एक शॉर्ट इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक पर देखने को मिल रहा है, वैसे स्टॉक में दम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रभाकर वडलकर हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग, मेरे पास टाटा केमिकल के 1000 शेयर है, 930 का भाव। 930 ना? प्रभाकर जी जरा मुझे बताएंगे कितना समय देना चाहते हैं आप? अभी एक 3 महीना। 3 महीने का इनका नजरिया है। चूंकि 3 ही महीने का नजरिया है इसलिए मुझे राजेश जी आपके पास ही आना चाहूंगा, फंडामेंटल नजरिया नहीं जानना चाहते हैं ये फिलहाल। तो टाटा केमिकल्स 930 की इनकी बाइंग है और 3 महीने का नजरिया ये लेकर चल रहे हैं। बताइए क्या राय बन रही है? फिलहाल अच्छे खासे नुकसान में है ये। कि अगर आप लास्ट 2-3 महीने का इसका प्राइस एक्शन देखें तो काफी अच्छा रिबाउंड हुआ था, 750 की लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड फिर वहां से काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। बट अभी फिलहाल जो ब्रॉडर मार्केट में कहीं ना कहीं वीकनेस है उसके वजह से एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी स्टॉक का जो प्रीवियस मेजर स्विंग लो है वो लगभग 880 के आसपास है एंड यहाँ पे 50 EMA का भी सपोर्ट है। तो फिलहाल सलाह होगी कि 880 का स्टॉप लॉस रखिए एंड ऊपर में बाउंस बैक में अगर आप देखें तो 970 जो इसका रिसेंट स्विंग आई है वो 200 DMA के साथ कोइंसाइड करे, तो 970 एक लक्ष्य जैसा रखिए एंड नीचे में 880 एज अ स्टॉप लॉस रखिए।
तो 880 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बने रहने की सलाह यहां पर मिलती हुई। बढ़ते आगे, दिलीप रमानी का सवाल लेते हैं गुजरात से। इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास BEML के 20 शेयर है। मेरी बाइंग प्राइस सर 3580 3580 रुपए। चलिए, पहले तो बधाई स्वीकार करिए, इस तरह के बाजार में आपने इतनी शानदार स्तरों पर खरीदारी की है। हमें बताइए और कितना समय देना चाहते हैं आप? और सर 2 से 3 साल। 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं तपन जी। BEML और एक ऐसा स्टॉक जो कह सकते हैं कि टॉक ऑफ द ट्रेड, टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है तो इन शेयरों में कहीं ना कहीं फोकस बनता है। BEML, इनकी खरीदारी भी काफी अच्छी है, 3580 के भाव पे खरीदारी इन्होंने की हुई है। बताइए, 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। जी ओवरऑल BEML तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से भी मुझे, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि इस उथल पुथल में जब ये वॉर सिचुएशन होती है तो ये सब कंपनी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो रिपीट करना मुश्किल है। एंड एट द एंड ऑफ द इनके पास ऑर्डर बुक भी सही है, यहाँ से ऑर्डर बुक और प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बस इनको जो प्रॉब्लम होती है वो कैपेसिटी की आती है, और BEML भी कैपेसिटी पे काफी काम कर रहा है। मैंने कुछ क्वार्टर का रिजल्ट देखा तो ठीक ठाक इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। तो इस लेवल से भी ना ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, और यहां से आप बाय ऑन डीप रखें। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से थोड़े लंबे समय तक आप जरूर रख सकते हैं, 2-3 साल ये स्टॉक, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पूरे सेक्टर पे फोकस है और गवर्नमेंट फोकस है। और जब गवर्नमेंट का फोकस रहता है तो ऑर्डर बुक की टेंशन नहीं होती है, बस कैपेसिटी बढ़ाओ और यूटिलाइजेशन प्रॉपर रखनी है, और जो ये सब कंपनियां कर रही है। सो BEML ऑफ कोर्स एक रहेगा, आपको होल्ड करना चाहिए 2-3 साल के लिए। चलिए, तो ये है राय आपको BEML पर मिलती हुई इस वक्त बने रहने की आपको सलाह। आपके और भी सवाल हैं और इन सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और कुछ YouTube के भी सवाल हमारे पास आए हुए हैं। वीरेंद्र सिंह का सवाल लेते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर राय जानना चाहते हैं। 275 शेयर हैं इनके पास और इनकी बाइंग प्राइस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 961। जी हाँ, 961 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। 1 साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ये जो भारी भरकम प्रॉफिट इन्होंने बनाया हुआ है और जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में चल रहा है, क्या प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए? तपन, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए, रिलायंस अच्छी बाइंग है, मतलब मैं कहूँगा बहुत ही शानदार स्तरों पर 961, लेकिन चिंता इनकी जायज़ है। ये कह रहे हैं कि जो उथल पुथल है उसके बीच जो मुनाफा मैंने कमाया है, क्या वो बांध लेना चाहिए या किसी उछाल का वेट करना चाहिए? वीरेंद्र जी को तो एक ही सलाह होगी, क्योंकि देखिए वो ऑयल रिफाइनिंग में है, तो अभी जैसे ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो उनको फायदा होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका मार्जिन बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर जिस तरह से अभी युद्ध की परिस्थिति है तो ऑयल थोड़ा ऊपर रहेगा, $80 या $75 के ऊपर रहेगा, तो वो रिलायंस के लिए अच्छा है। दूसरी बात आपको यहाँ देखनी है कि शायद ये एक साल में या 6 महीने में भी हमें बातें वो एनुअल जनरल मीटिंग और बातें भी चल रही है कि जियो का डीमर्जर होगा। तो अगर जियो का डीमर्जर, मैं टेलीकॉम की बात करूं, तो वो एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है नेक्स्ट 6-8 महीने में। और नेक्स्ट ईयर में बातें चल रही है कि रिलायंस रिटेल का भी डीमर्जर होगा। तो अगर आप डीमर्जर ये दोनों होते हैं तो उनमें बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, क्योंकि ये खुद ही 2 बड़े सेगमेंट हैं और जियो का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। इवन रिलायंस रिटेल भी बोले तो इंडिया की नंबर 1 रिटेल है कंपनी है। तो ये आपको ये ट्रिगर पॉइंट पकड़ के चलना है। अब वो कब होगा हमें पता नहीं है, 1-1.5 साल में होगा, लेकिन अगर आप इसमें बने रहोगे तो मुझे लग रहा है ये लेवल बहुत ही अच्छा लेवल है रिलायंस का। इवन आप ऐड भी कर सकते हो, और अगर ये वैल्यू अनलॉकिंग हुई और अगर ये ऑयल प्राइसेस थोड़ी ऊपर रहे तो आई थिंक इनका मार्जिन में बढ़ोतरी होगी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक बने रहिए। 1 साल क्या, मैं तो बोलता हूँ 2-3 साल का आप पकड़ के चल सकते हो टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई इस वक्त रिलायंस पे। चलिए, उमेश का सवाल लेते हैं, जोधपुर से इन्होंने अपना सवाल पूछा है। उमेश, क्या आप हमारे साथ फोन लाइन पे हैं?
उमेश, आप तक आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास जरूर है। और इनका जो सवाल है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे है, HAL पे। 500 शेयर इनके पास और 4,970 की इनकी बाइंग है। तो पहले उमेश जी बहुत बधाइयां, क्योंकि आपने भी काफ़ी अच्छे स्तरों पर और बहुत स्टॉक पिकिंग अच्छी की है। मतलब इस दौर में डिफेंस में जो बेट लोग ले रहे हैं और अच्छे लेवल्स पे ले रहे हैं, उनको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है और वो इसका प्रमाण है। बताएं राजेश जी, HAL कैसा लग रहा है? इंतजार तो करना चाहिए मेरे ख्याल से। जी प्रशांत जी, डेफिनेटली टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट चार्ट्स में अगर देखें तो मई में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था, जिसके टारगेट्स अभी भी पेंडिंग है, जो यहाँ से भी 5600 और 5800 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मार्च से देखें तो ऑलरेडी स्टॉक काफी अच्छे से रैली हुआ था, 3000 से 5000 के लेवल्स अचीव किए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स ओवरबॉट है और अभी फिलहाल प्राइसेस कंसोलिडेशन मोड में। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में प्राइस थोड़े से रेंज बाउंड रह सकता है, बट हाँ डेफिनेटली अगर एक बड़ा व्यू रखते हैं तो पॉसिबली हमारे जो टारगेट्स एक्सपेक्टेड है वो होंगे 5600 से 5800 के। नीचे में अगर आप देखें तो 4800 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है, जो 50 DMA के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है 4800 के आसपास तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। इनफैक्ट अगर नहीं लिया तो 4800 के आसपास ऐड भी कर सकते हैं। तो कोई डिप आता है तो आप इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। समीर हमारे साथ इस वक्त बिहार से जुड़े हुए हैं। समीर जी गुड मॉर्निंग, आप पूछिए अपना सवाल। जी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। जी अडानी पावर का 555 के प्राइस से 150 शेयर है। ठीक है। और टाटा मोटर का 675 के प्राइस से 25 शेयर है। ठीक है। और M&M का 320 25 शेयर। टाटा मोटर्स भी आपने लिया है ना? 600 किस भाव पे लिया आपने? 675 सर। ठीक है, ठीक है। मुझे अपना एक बार नजरिया बताएंगे, कितना समय देना चाहते हैं? 6 मंथ से 1 साल सर। 6 महीने से 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो टेक्निकली अगर देखें इन तमाम स्टॉक्स में तो राजेश जी मुझे आपके पास आना पड़ेगा। 6 महीने का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, 6 महीने से 1 साल का। अदानी पावर इन्होंने 555 के भाव पे लिया है। M&M इन्होंने 3020 के भाव पे लिया हुआ है। और टाटा मोटर्स इन्होंने 650 के आसपास की खरीदारी की हुई है। देखिए प्रशांत जी, M&M के साथ स्टार्ट करूंगा एंड एज अ डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। M&M में लास्ट वीक एक काफी अच्छा बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला है एंड लगभग यहाँ से 3250 3300 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 3030 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बायस पॉजिटिव है। M&M में शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक काफी अच्छा ब्रेकआउट है एंड एक काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा जो काउंटर यहाँ पे पूछा है वो है टाटा मोटर्स। M&M के कंपैरिजन में अगर टाटा मोटर्स देखे तो डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है एक रिसेंट रैली के बाद। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटम नेगेटिव साइड पे ही है। नीचे में अगर आप देखें तो 660 650 के आसपास एक हायर बॉटम बना है, तो वो एक इमीडिएट सपोर्ट है एंड वो अगर ब्रेक करता है तो फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हाई साइड में अगर आप देखें तो 740 एक रेजिस्टेंस है जो रिसेंट स्विंग हाई है, जिसके ऊपर ही पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट 650 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड ऊपर में 740 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। थर्ड जो इन्होंने काउंटर पूछा है वो है अदानी पावर में। एक रेंज बाउंड स्टॉक है, हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी फिलहाल अगर इसका हायर बॉटम स्ट्रक्चर देखें तो 510 के आसपास है, तो 510 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए एंड ऊपर में देखें तो 565 एक इम्पोर्टेंट हर्डल है। 565 क्रॉस करता है देन पॉसिबली 630 640 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय आपके तमाम स्टॉक पर आपको मिलती हुई। स्टॉप लॉस का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पंकज का सवाल लेते हैं, हरियाणा से इन्होंने अपना सवाल भेजा है और डॉक्टर लाल पैथ पे राय जानना चाहते हैं। पंकज पूछिए, किस भाव पे आपने लिया है, क्या क्वांटिटी है आपकी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे 3 सवाल हैं सर, अगर हो सके पॉसिबल तो आप बताइए। 3 सवाल ले लीजिए प्लीज।
जी पूछिए सर, एक बोलिए। तो डॉक्टर लाल पैथ लिया मैंने 3150 पे 150 शेयर, ठीक है। और एक गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिए हैं 100 शेयर 4080 पे, और एक और लिए जेन टेक्नोलॉजी 2132 पे 350 शेयर। देखिए बाकी क्या ये दो स्टॉक की अगर हम बात करें तो वो हमारे कवरेज में नहीं है, तो हम केवल डॉक्टर लाल पैथ ले पाएंगे। डॉक्टर लाल पैथ इन्होंने लिया हुआ है 3150 के भाव पे और काफी नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। बताएं तपन जी, क्या राय बन रही है डॉक्टर लाल पैथ पे? लॉन्ग टर्म की बात करें डॉक्टर लाल पैथ में, देखो जब ये कोविड का समय था तब ये सब स्टॉक बहुत ही अच्छे तरह चले थे। डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट में क्या था कि एक रखती तेजी थी, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ बहुत कंपटीशन बढ़ चुके हैं। थायरोकेयर से लेके काफी सारे अगर आप देखो तो गली गली में अभी आपको दिखेंगे, क्योंकि वो एक मोमेंटम हुआ था कोविड के बाद। कोविड के बाद अगर आप देखो तो ये सब स्टॉक इतने चले नहीं है, और वो जो कहते हैं ना कि स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी अभी वीक हो गई है, क्योंकि वो यूनिक बिजनेस थे उस टाइम पे, लेकिन अभी काफी कह सकते हैं ना कि कंपटीशन आ गई। तो आप लाल पैथ में भी अगर आप देखो तो काफी वॉलेटाइल रहता है इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। बीच में कोविड की वापस बातें आई थी तो वापस ऊपर चले थे, लेकिन वापस थोड़ा नीचे आए। लॉन्ग टर्म में अगर आप बात करो तो ये बहुत ही अभी वो बिजनेस थोड़ा जनरल हो गया है, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अगर आपको चाहे तो स्पेसिफिक फार्मा स्टॉक में जाए, ना कि ये लेबोरेटरी और इसमें, क्योंकि आई थिंक यहाँ उस तरह का अभी आपको प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। तो मेरे हिसाब से नो लाल पथ की जगह आप किसी और स्टॉक में जा सकते हो। तो ये है राय डॉक्टर लाल पैथ पे। भारती हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं। भारती जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। सर मुझे टाटा मोटर पे राय चाहिए। ठीक है सर, मैंने 300 के अराउंड शेयर ले रखे हैं 950 के भाव पे। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म का विजन है मेरा होल्ड करने का, अराउंड 5 years आई कैन होल्ड। ठीक है, 5 साल का नजरिया लेकर चल रही हैं टाटा मोटर्स पे, हालांकि जी सर, और आईटीसी होटल पे भी सर थोड़ा 212 के भाव पे लिए हुए हैं 400 शेयर। ठीक है, आईटीसी होटल्स ना? जी सर। ठीक है, कितने क्या भाव एक बार फिर बताएंगी? 212 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है आईटीसी होटल। तो आईटीसी में तो मतलब इनके भाव के आसपास ही, इसमें भी लॉन्ग टर्म का नजरिया है? जी सर, लॉन्ग टर्म। ठीक है। तपन मैं आपके पास आना चाहूंगा, लॉन्ग टर्म का नजरिया। टाटा मोटर्स 950 की इनकी बाइंग, आईटीसी होटल हाल फिलहाल की बाइंग 212 रुपए के। वेल टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक बहुत गिर गया था, 710 से आई थिंक 670 के आसपास गिर गया था, क्योंकि वो गाइडेंस में मिस हुआ था। गाइडेंस में कंपनी ने बोला कि 5 से 6% होगा, और वो सरप्राइजिंग था, इतना किसी ने सोचा नहीं था, किसी एनालिस्ट ने सोचा नहीं था, और तब से ये वही 670 के आसपास घूम रहा है। लेकिन यहां से नीचे आप देखें तो बाइंग आ जाती है। अगर आप देखो तो 1100 से ये काफी गिर चुका है। प्लस आज जो मैंने आज सुना था सुबह, एन चंद्रशेखर ने बोला कि ओवरऑल ईवी में वो कह सकते हैं कि ब्रेक इवन हो चुका है, और अभी डीमर्जर की भी बातें चल रही, जो बातें पहले हो रही थी। तो थोड़ा एक कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि जेएलआर का सेल्स बढ़ नहीं रहा है। आप चाइना में देखो, यूएस में देखो, क्योंकि इवन दो इंडिया और यूके का पैक हुआ है, फिर यूके और यूएस का पैक हुआ है, लेकिन वहां बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम तक, एटलीस्ट कुछ क्वार्टर तक ये यहीं आसपास घूमेगा। लेकिन स्टॉक बहुत ही कह सकते नीचे आ गया है, तो यहां से बेचने का मुझे मतलब नहीं लग रहा है। अगर थोड़ा लंबा समय है तो आप रखिए, अभी होल्ड कीजिए। और दूसरा था आईटीसी होटल। आईटीसी होटल बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है, क्योंकि आप देखो होटल इंडस्ट्री में काफी बढ़ोतरी हुई है और टूरिज्म भी बढ़ा है, और जो प्लान है आईटीसी होटल के एक्सपेंशन के बहुत ही बड़े है। वो एक तरह से वैल्यू अनलॉकिंग है। अगर आप इंडियन होटल के बाद आईटीसी होटल ऐसा है कि प्रीमियम में है, ऑफ कोर्स लीला भी है, लेकिन आईटीसी होटल जो भी उनके होटल से बहुत अच्छा ऑपरेशन, इवन एवरेज रेवेन्यू पर रूम भी अच्छा चल रहा है। तो ये भी एक अच्छा स्टॉक है जो आप लॉन्ग टर्म में रख सकते हो यहां से। चलिए, तो भारती जी आपके दोनों स्टॉक में दम है, लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, इन सब के बीच में अब अपने दोनों ही एक्सपर्ट से हमको विदा लेना होगा। तपन जी जरा अपना डिस्क्लेमर दे दें। जी, इसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मेरे क्लाइंट्स ने शायद इन्वेस्ट किया होगा। चलिए राजेश जी अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। जी प्रशांत जी, जो स्टॉक्स बात की है जिन पे, तो मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है।
शुक्रिया करेंगे आप दोनों का अपना समय देने के लिए और तमाम सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब देने के लिए, बाजार पर अहम रणनीति बताने के लिए। चलिए इसी के साथ यो स्टॉक में आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। हम आपके सवालों को अपनी चर्चा में आने वाले शोज में शामिल करते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। ब्रेक के उस पार कमोडिटी का पूरा हाल आपको जानने को मिलेगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।